हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 30 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। अब तक जो भी शिफ्ट्स मैंने करवाए हैं उन सारे का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, ऐप से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला सवाल है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग जिसे p से डिनोट किया जाता है क्या होगा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवेग और वेग ये दोनों ही, ये जो संवेग है और ये जो वेग है दोनों ही सदिश राशि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है, यानी इसके एक अणु में एक ही परमाणु आपको देखने को मिलेगा? तो वह है हीलियम। हीलियम मोनो एटॉमिक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। निम्नलिखित कथनों में से पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन चुनना है। देखो, अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है, यह गलत हो जाएगा। अमीबा में द्विविखंडन होता है, ना कि पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में मूकलन भी होता है, पुनर्जनन भी होता है, और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही है। डी में स्टेटमेंट गलत है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं, सीव सेल्स जिनसे मिलकर के सीव ट्यूब का निर्माण होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम के भी अपने फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम के भी अपने फाइबर्स होते हैं। दोनों के केस में ये मृत कोशिकाएं होती हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती हैं, ये लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थानों को उपयुक्त रूप से भरता है? मेंडल ने मटर के प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मटर के जो अधिकांश बीज होते हैं वो या तो वो गोल होते हैं और कुछ झुर्रीदार होते हैं। मीन्स बीज या तो गोल होते हैं या फिर झुर्रीदार होते हैं, लेकिन अधिकांश बीज गोल होते हैं, कुछ झुर्रीदार होते हैं। पादप या तो लंबे होते हैं या फिर बौने होते हैं, लेकिन अधिकांश पादप लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। फूल या तो सफेद होते हैं या फिर बैंगनी होते हैं, ज्यादातर सफेद होते हैं, कुछ बैंगनी होते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर बैंगनी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है? धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय प्रकृति के और ये अम्ल है, तो आप इसको क्षार के जैसे मान लो, और ये तो अम्ल है। अम्ल और क्षार अब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, तो एक उत्पाद तो जल बनेगा। देखो यहाँ पर जल है ही नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर जल है ही नहीं, ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर जल है ही नहीं, ऑप्शन कट जाएगा। और बनेगा यहाँ पर धातु लवण CuCl2, कॉपर क्लोराइड। डी हमारा राइट आंसर हो जाए। कॉपर 2 क्लोराइड बोल दो या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड बोल दो आप। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कीजिए। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं जबकि यहां पर एक ही है, तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स तो हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हैं, तो यहां पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीर के दोनों साइड मैग्नीशियम के एटम्स बराबर हैं, ऑक्सीजन के भी एटम्स बराबर हैं। एक एक तत्व के जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही परमाणु राइट हैंड साइड में होने चाहिए इस तीर के। तो हम बोलेंगे कि जो समीकरण है वो संतुलित है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोगों ने ये लिखा है बैलेंस करके। अब इसी को जो थोड़ा सा घुमा दिया है, 2 से आप डिवाइड लगा दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, mg बचेगा। यहां पर 1/O2 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट डैश के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 वाट, और वाट को हम लोग जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, तो 1000 जूल पर सेकंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, उसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए? 2 अलग अलग द्रव्यमान हैं, m1 और m2, दोनों पर 2 न्यूटन का ही बल लगता है, लेकिन जब m1 पर लगता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होता है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वही जब m2 पर लगता है तब त्वरण उत्पन्न होता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बोल रखा है दोनों द्रव्यमानों को बांध देंगे तो टोटल द्रव्यमान कितना आएगा। तो यहां से आप द्रव्यमान निकाल लो दोनों का। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो यहां से द्रव्यमान आ जाएगा बल बट्टे में त्वरण। तो बल है 2 न्यूटन और त्वरण है 8, तो 1/4 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ से आप m2 निकाल लो, वही फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, 2/15 हो जाएगा। हमसे सवाल में m1 प्लस m2 पूछा गया है, दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 2/15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 चौके में 60 आएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 17/60 हो जाएगा। 17/60 तो है ही नहीं, सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, 15 चौके में 60, 4 दूनी में 8, मैंने 2 कैसे लिख दिया, 15 5 20 और 3 23, तो 23/60 हमारा आंसर होगा किलोग्राम में। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है? एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। कभी कभी हमारे आमाशय में जो है जरूरत से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एक्स्ट्रा HCl बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्षार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग एंटासिड बोलते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। आई धारा प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध R के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है I² R, और भी फॉर्मूला है इसका V² R और सिंपली V इंटू में I, तो I²R। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका में द्रुमाक्ष यानी कि डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन्स होते हैं? तो ये दोनों प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो हमें न्यूरॉन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, जो ब्रांचेज निकले हुए हैं, शाखाएं निकली हुई है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये पूरा पार्ट एक्सॉन कहलाता है। तो तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन को हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन के प्रक्रम में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? शराब बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि इस खमीर कोशिका के अंदर ये जो शर्करा होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो टूट जाता है एथेनॉल में, है ना, पहले पायरुवेट में और उसके बाद एथेनॉल में। और एथेनॉल अपने आप में क्या है? अल्कोहल है जो नशा देता है। शराब में एथेनॉल ही होता है, ज़्यादा एथेनॉल हुआ तो ज़्यादा नशा आएगा, कम एथेनॉल हुआ तो कम नशा आएगा। ए हमारा राइट आंसर। एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तीसरी बार यह सवाल आया है। जब एथेनॉल को गर्म किया जाता है इस तापमान पे सांद्र H2SO4 के साथ, तो बनता है एथीन। जल का रिमूवल होता है, एथीन बनता है, और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। ये एथेनॉल है, CH3 CH2OH। इसको गर्म किया जाता है 443 केल्विन पर, ठीक है, 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो जल है ना ये बाहर निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एथेनॉल का क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ।
निर्जलीकरण हुआ किसका, इस एथेनॉल का, डिहाइड्रेशन किसका, एथेनॉल का। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एथीन और जल बनता है। परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है। तो परागकण जब इस स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर आकर के गिरता है तो यहां से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ये पॉलन ट्यूब देखो, ये जो स्टाइल है, ये पार्ट, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, इससे होते हुए अंडाशय से होते हुए बीजांड में जाता है। तो वर्तिका हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फिलामेंट और एंथर ये किसका भाग है, जो नर जनन अंग होता है जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, उसके ये दोनों के दोनों भाग हैं, है ना, पुंकेसर के ये दोनों भाग हैं। आद्यवरिक हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा विकल्प सही है। ऑलरेडी ये सवाल जो है पूछा जा चुका है प्रीवियस किसी वीडियो में। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें तेज चलती हैं और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कम हो जाता है, तो ये गलत है। 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, बी हमारा राइट आंसर। जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर हम m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाकर ले जाते हैं तो जो हम कार्य करते हैं वो संचित हो जाता है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और उस स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल आपके इस वाले शिफ्ट में पूछा गया है। mgh परिणाम की वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा इतने से बढ़ जाती है ना, mgh परिमाण की वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है। जो ब्लड होता है उस ब्लड में प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा में घुल करके बहुत सारे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है। जैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी परिवहन होता है इस प्लाज्मा में घुल करके, जो कि ब्लड का पार्ट है। उसके बाद हार्मोन का परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है। ये जो प्लाज्मा है या फिर ये जो ब्लड है ये स्टार्च के बनने में हेल्प नहीं करता है, तो ये रक्त का कार्य नहीं है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की एक वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यही मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि एक और सवाल पूछा गया है। ये जो हम लोग mgh बताते हैं वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा ही तो है, mgh, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। नमक पानी का घोल अपने आप में समांगी मिश्रण है, चीनी पानी का घोल समांगी मिश्रण है, कॉपर सल्फेट विलयन जो है समांगी मिश्रण है। ये ब्लू कलर का होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, नीले रंग का विलयन होता है। आयरन क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण ये विषमांगी मिश्रण होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो जल के कितने अणु मौजूद हैं, आधा, जल का आधा अणु, डी हमारा राइट आंसर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान डैश है, कैपिटल जी का मान पूछा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बहुत ही छोटा मान है ये, है ना, बहुत ही छोटा मान है ये। जी का देखो यहाँ पर -11 है, 11 नहीं है, बहुत ही छोटा मान है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। दो ऑक्साइड के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। ये आपके होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब ये हुआ कि ये अम्ल के साथ क्षार बनकर अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ अम्ल बनकर अभिक्रिया करते हैं, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किससे करवाते हो। अम्ल से करवाओगे क्षार बन जाएंगे ये, क्षार से करवाओगे अम्ल बन जाएंगे ये। तो हम बोलेंगे यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है। तो जिंक धातु जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये याद रखिएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक पिंड विराम से आरंभ होकर एक इमारत से गिरता है, 2 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा? विराम से आरंभ होकर मतलब u 0 है। समय कितना लगा धरती तक गिरने में? 2 सेकंड का समय लगा है। जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसके त्वरण को हम लोग प्लस g के बराबर लेते हैं और g का मान यहाँ आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो जो गति का पहला समीकरण है v = u + at, हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। अपने को v चाहिए, ये अंतिम वेग है, ये चाहिए। u पता है, a का मान जो है g के बराबर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और t का मान 2 है, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति गृह होता है, यानी कि पावर हाउस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जो वायवीय श्वसन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और जब वायवीय श्वसन होता है तो बहुत सारी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिकाएं अपने अलग अलग कार्यों को करने के लिए करती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा संचालित होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा संचालित होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं कुंडली में। कुंडली रखी गई होती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में हम धारावाही कुंडली को रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। उस बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। धारा की दिशा में इस बीच वाली उंगली को रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम इस तर्जनी उंगली को रखते हैं। तो जो अंगूठे की दिशा होती है वो हमें बताती है कि धारावाही कुंडली पर या फिर जो धारावाही चालक है उसके ऊपर बल किस दिशा में लग रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब काम करते हैं जूल के तापीय नियम पे, जूल के तापीय नियम पर, या फिर बोल सकते हो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नियम पे, ऊष्मीय प्रभाव के नियम पे, ऊष्मीय प्रभाव के नियम पे, नियम पर आधारित हैं ये सारे के सारे। लेकिन किसके ऊष्मीय प्रभाव? विद्युत धारा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर आधारित हैं ये सारे के सारे। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ये सारे के सारे। इन सारे डिवाइस में होता क्या है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, जो विद्युत ऊर्जा होती है ये बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक। इस वाले में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वे एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बन रही है ये पता लगाने के लिए हम लोग लोहे के बुरादा का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस पैटर्न में वो सज जाती है उससे हमें आइडिया लगता है कि इसी पैटर्न में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, या फिर पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं, या फिर ज्वार भाटा जो आता है, इन सब के पीछे कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, राइट।
बंदूक से गोली का चलना ये गुरुत्वाकर्षण पे आधारित नहीं है। यहाँ पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम लगता है। ए हमारा राइट आंसर। या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप बोल सकते हो। न्यूटन के गति का तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत इस वाले केस में लगता है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? अम्ल क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उत्पाद के रूप में लवण और जल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आसपास की हवा की आर्द्रता अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और अगर द्रव का तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। द्रव किस रंग का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वाष्पीकरण की दर पे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? ये एक गोलीय दर्पण है जो कि अपने आप में अवतल दर्पण है। ये पोल है और ये मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है। इससे एक काल्पनिक रेखा को हम गुजारते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पश मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? देखिए, उल्टी आना, लार का आना, जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन आपने देख लिया जो आपके पसंद का है तो मुंह में लार आने लगता है अपने आप, है ना? अपने आप आता है, आप बुलाते नहीं, अपने आप आता है। तो लार का आना जो अनैच्छिक क्रिया है, उल्टी आना अनैच्छिक क्रिया है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना ये भी क्या है कि अनैच्छिक क्रिया है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ये नियंत्रित की जाती है मेडुला के द्वारा, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन यानी कि पश मस्तिष्क का भाग है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण पर नियंत्रण, सुनने पर नियंत्रण, ये मेडुला का कार्य नहीं है, ये हमारे प्रमस्तिष्क का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग यानी बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? रट गया होगा आपको भाई, राइजोपस। निम्नलिखित क्रिया पादपों में क्यों होती है? पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। छुई मुई की जो पत्तियां हैं मुरझा जाती है जब हम उसको टच करते हैं। वो जो हम टच करते हैं तो वो जो टच है ना, टच छूना, वो अपने आप में एक स्टिमुलस होता है। तो आपसे पूछा जाता है पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है इस कारण से। तो कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोशिका में जल जो है प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है, निकल जाती है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, इस प्रकार से अपने आकार को बदलता है। तो कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई का पादप है ना, उसके संबंध में ही दिया गया है। राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? बहुत बार समझा चुका हूं, स्पोरेंजिया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस संयोजी ऊतक का क्या नाम है जो दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? ये जो लिगामेंट है ये दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उससे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे हम लोग टेंडन बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं। एडिपोसाइट वो कोशिकाएं हैं जो फैट को स्टोर करती है। ये नाभिक है और इस पूरे में क्या स्टोर रहेगा? फैट स्टोर रहेगा। ठीक, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे बॉडी में सबसे कठोर जो ऊतक है वो अस्थि है, उसके बाद कार्टिलेज है। जो ये उपास्थि है ये अस्थि से थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अस्थि की तुलना में ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। हमारे ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं, जो श्वास नली है उसमें जो ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ये रिंग्स कार्टिलेज के ही बने होते हैं। ये कार्टिलेज हमारे नाक के टिप पे है। हम कानों को जो मोड़ पाते हैं इसलिए मोड़ पाते हैं क्योंकि उसमें अस्थि नहीं है, कार्टिलेज है, उपास्थि है।
एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है, तो टोटल ये 35 हो जाएगा। डी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण के अविलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनते हैं जैसे कि ग्लूकोज, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में, इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन वो उत्पाद अविलय नहीं होता है, विलय उत्पाद होता है। जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब कैसे होते हैं? वाटर सल्यूबल होते हैं। ये सब क्या है? जल में घुलनशील है। ये सब के सब जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील है। यहाँ अविलय लिखा हुआ है जबकि ये विलय होते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणीय हानि है? नहीं, श्वसन का सीधा सा मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, जो कि रंध्रों से होता है मुख्य रूप से। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जल की वाष्पीकरण लिखा हुआ है, इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं। नहीं, उपस्थिति यहाँ पर होना चाहिए। केवल अनुपस्थिति के कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3 ये रॉन्ग है, गलत है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 30 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसमें पूछे गए 40 प्रश्नों को। थैंक यू सो मच।